नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के इतिहास के बारे में। कांग्रेस का इतिहास, ये टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है पहले ये जान लीजिए। जितने भी आप परीक्षाएं देते हैं, बीपीएससी है, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, या जो भी एग्जाम होगा उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न मिनिमम आपको आधुनिक भारत के देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग जान लेते हैं कांग्रेस के इतिहास के बारे में। इससे पहले ये जान लीजिए कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी और क्यों कांग्रेस की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी। सन 1883 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो कि एक भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और उन्हें भारत के प्रथम सिविल सेवा अधिकारी थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो कि उन्हें निकाल दिया गया था, और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उद्देश्य था कि एक ऐसी राष्ट्रीय पंचायत का गठन करना, एक राष्ट्रीय संसद का स्वरूप के तौर पे यह काम करेगा, जिसमें देश के समस्त भागों के बुद्धिजीवियों को बुलाया जाए और एक मंच प्रदान किया जाए जो कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समग्र रूप से लोग कार्य करें। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा। इसका दूसरा अधिवेशन 1885 में क्रिसमस के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित था। अंग्रेजों ने जब इसकी पॉपुलैरिटी को देखा, इसकी प्रसिद्धि को देखा, तो उन्हें लगा कि उन्हें भी एक ऐसा राष्ट्रीय मंच बनाना चाहिए जिससे उन्हें जो देश की जो जन भावना है उसके बारे में पता चल सके और वो अपनी नीतियों को उस हिसाब से बना सके, ताकि जो अंग्रेजी सत्ता है उसको सुदृढ़ किया जाए, ना कि लोगों की भलाई उनका उद्देश्य था। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने अपना सुझाव एओ ह्यूम को दिया, जो कि एक रिटायर्ड अधिकारी थे। डफरिन का, एओ ह्यूम का जो जन्म था वो स्कॉटलैंड के थे। और एक बात जान लीजिए, इंग्लैंड जो है वो 4-5 स्टेट्स का मिलके बना हुआ है। एक है स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वेल्स है और ये इंग्लैंड है। इन सब मिला के ग्रेट ब्रिटेन बना हुआ था। तो उसी में स्कॉटलैंड के थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम भारत में बहुत दिनों तक कार्य कर चुके थे। 1870 से लेकर 1879 तक वो भारत में थे। तो उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि वो चाहते थे, वे सोचते थे कि वो अगर इस तरह का कोई पद ले लेंगे तो वो भारतीयों की सच्चे मन से सेवा नहीं कर सकते हैं। उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, शिमला का संत। कुल 22 वर्षों तक वो कांग्रेस के महामंत्री के पद पे थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। एओ ह्यूम ने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बट के अगर अपना कार्य करेंगे तो कभी भी हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। अगर हमें भारत को स्वतंत्र कराना है तो हमें समस्त बुद्धिजीवियों को, जितने भी स्वतंत्रता अभिलाषी लोग हैं, उनको एक मंच प्रदान करना होगा, एक मंच पे आना होगा, तभी हम अपनी स्वतंत्रता को एक मूर्त रूप दे सकते हैं। एओ ह्यूम का सुझाव लोगों को पसंद आया और इसी के फलस्वरूप 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884। एक बात जान लीजिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन भी कभी कभार इंग्लिश में पूछ देता है। जब एओ ह्यूम ने भारत आए, उससे पहले उन्होंने जो ब्रिटिश संसद है उसको भारत के लोगों की समस्याओं को जानकारी देने के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी, भारतीय संसदीय समिति का गठन किया इंग्लैंड में ही। उसके बाद वो भारत आए। भारत आने के पश्चात उन्होंने 25 दिसंबर 1885 को
बंबई में एक इंडियन नेशनल यूनियन का एक अधिवेशन बुलाया, पहली बार अधिवेशन बुलाया गया 25 दिसंबर 1885 को बंबई में इंडियन नेशनल यूनियन का एक अधिवेशन बुलाया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एक इस संगठन की बात किया गया कि हम ऐसा संगठन बना रहे हैं, इसका प्रारूप ये होगा। लेकिन दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पे सभी लोगों की सहमति बनी। तत्पश्चात 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया। पहले यह अधिवेशन जो था पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन पुणे में हैजा फैला हुआ था, इस कारण इस अधिवेशन को बंबई में किया गया। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इस अधिवेशन को संपन्न किया गया। कुल सदस्य कितने थे पहले अधिवेशन में? 72 सदस्य थे। 72 सदस्यों में मुख्यतः दादा भाई नौरोजी, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हो गए। और कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, कहीं कहीं WC बनर्जी भी देता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे और 9 प्रस्तावों को इस अधिवेशन में लाया गया था। कुल कितने प्रस्ताव थे? 9 प्रस्ताव को लाया गया था इस अधिवेशन में। इस 9 प्रस्तावों में थे मुख्यतः क्या थे कि एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए जो भारत में जो शासन चल रहा है उसके इंक्वायरी करे। दूसरा था कि एक इंडियन काउंसिल जो है इंग्लैंड में चल रहा है उसको समाप्त किया जाए। जो इंग्लैंड में और भारत में जो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा होती है इंग्लैंड में, उसको भारत में भी कराया जाए। और जो आयु है सिविल सेवकों की 19 से बढ़ाकर उसको 23 वर्ष किया जाए। जो सेना पे व्यय कर रही है जो हो रहा है उसमें कटौती किया जाए। और जो इंग्लैंड द्वारा भारत में जो सामान आयात होता है उस पर भी शुल्क लगाया जाए। इस तरह के मुख्य प्रस्ताव लाए गए और कहा गया कि जो जितने भी प्रस्ताव इसमें इस सम्मेलन में लाए गए उसको देश के जितने भी राष्ट्रीय जो या क्षेत्रीय जो भी संस्थाएं हैं उसमें प्रेषित किया जाए ताकि उन्हें पता चल सके कि कांग्रेस जो है देश की जो राष्ट्रीय एक पार्टी बन चुकी है और यह सभी का प्रतिनिधित्व करती है। और अंत में एक और कहा गया कि अगला जो अधिवेशन है 1886 का वो उसको कलकत्ता में किया जाए। तो कुल 9 प्रस्ताव लाए गए थे। उनको आप कुछ इंपॉर्टेंट को आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला रॉयल कमीशन की स्थापना, रॉयल कमीशन की स्थापना। इंडिया काउंसिल को समाप्त करना, इंडिया काउंसिल को समाप्ति। अगला है कि केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में चुने हुए सदस्यों की संख्या की बढ़ोतरी करना।
संख्या बढ़ाना, ताकि सेना व्यय कम करना, सेना व्यय कम करना। अगला था कि इंग्लैंड से आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना, शुल्क। अगला अधिवेशन कलकत्ता में कराना। अगला अधिवेशन का प्रस्ताव कहाँ रखा गया? कलकत्ता में रखा गया। और उसमें से कुछ जो प्रमुख है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब था कि इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं आए थे। उसका कारण यह था कि ऐसा नहीं था कि वो नाराज थे। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था, तो उन्होंने उस समय उसका जो वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, इस कारण वो यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। जब दादा भाई नौरोजी जो आए थे, उन्हीं के प्रस्ताव के कारण मैंने बताया ना पहले कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कुछ बात आप दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लीजिए। दादा भाई नौरोजी ये थे, उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ये थे, वो कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके थे। 1886 जो अगला जो कलकत्ता अधिवेशन होने वाला है, और फिर 1906 में और 1893 में वो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके थे। इन्हीं के कारण ही जो आप जो पढ़ते हैं कि 1907 में जो सूरत की फूट हुई थी, वह 1906 में ही होने वाला था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रभाव के कारण वो फूट रुक चुका था। उसको हम आगे वाले क्लास में आपको हम बताएंगे। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में एक भारतीय कांग्रेस का भारतीय समिति का गठन किया था 1890 में। 1890 में भारतीय समिति, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। इसका काम था कि अंग्रेजों को भारत की समस्याओं के बारे में जानकारी देना, खासकर ब्रिटिश संसद को। दूसरा, इन्होंने एक तय किया था कि 1892 में हम कांग्रेस का अधिवेशन है वो इंग्लैंड में करेंगे, लेकिन 1891 में इलेक्शन हो जाता है, जिस कारण यह प्रस्ताव जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है। दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी के प्रभाव के कारण ही भारतीय समिति जो है, यहाँ की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो लंदन इकाई है भारतीय समिति, इसने एक इंडिया नाम की पत्रिका जो है, साप्ताहिक पत्रिका था, इसको संपादित करना शुरू किया था, जिससे कि वहाँ के इंग्लैंड के लोगों को भारत की समस्याओं के बारे में पता चल सके। अब जान लीजिए आप लोग कि कांग्रेस की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यह उसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के रूप में भी देखा जा रहा था। जैसे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 बंबई में। कुल 72 सदस्य थे और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। उमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया। जो दूसरा अधिवेशन जो था वो हुआ 1886 कलकत्ता, जिसमें कि कुल 436 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी। एक प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि बताइए भारत के प्रथम पारसी
अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला है जो 1887 में हुआ, मद्रास। इसमें लगभग 600 के करीब सदस्य थे, शायद 607 या समथिंग थे, लगभग 600 के करीब थे सदस्य, मुझे करीब आंकड़ा याद नहीं है, 600 के करीब थे। और इसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, 1888। इलाहाबाद। इसकी अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूल ने। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो गया जॉर्ज यूल। और इसमें भी लगभग 1200 के करीब सदस्यों ने उसमें शामिल हुए थे। 1889 में आपको विलियम वेडरबर्न जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। 1890 में फिरोज शाह मेहता जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये कलकत्ता में हुआ था। एक बात और जान लीजिए 1890 के बारे में। 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, उसमें कादम्बनी गांगुली, कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली ने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाषण दिया था। वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली प्रथम महिला बनी, और ये कलकत्ता भारत की प्रथम स्नातक महिला भी हैं, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से वे स्नातक की उपाधि धारण किया था। कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किया था किसने? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अब हम बात करें कि जो कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। आखिर कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, जिसके कारण इसके, एक तो अंग्रेजों का उद्देश्य था कि क्या, कि हमको एक ऐसा संस्था चाहिए जो कि हमारी सत्ता को सुदृढ़ बनाए और लंबे समय तक रखे। दूसरा, जो कांग्रेस के जो सदस्य थे, जो उसमें जुड़ते जा रहे थे, जो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उनका क्या उद्देश्य था? तो उनका उद्देश्य था कि हमें एक राष्ट्रीय भावना लोगों में लाना है, राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करना है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था कि हमारे देश के अन्य भागों में क्या चल रहा है, कहाँ पे किसका शोषण हो रहा है, अंग्रेज किसके साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह का शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था, उसको भारत के हर हिस्से में फैलाना, ये कांग्रेस का उद्देश्य था। इसके लिए वो कभी कभार छोटी छोटी सभाएं करते थे, अलग अलग देश के हिस्सों में जाते थे, और हर जगह के बुद्धिजीवियों को जोड़ना, यह उनका पहला उद्देश्य था। एक राष्ट्रीयता की भावना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, लाहौर से लेके असम तक, मतलब बंगाल तक, हर हिस्से में फैलाना, ये उनकी उद्देश्य था। और जो कुछ जो इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए उन्होंने कुछ क्रियाएं अभी आरंभ की, जैसे कि सामाजिक सुधार, छुआछूत की भेदभाव को मिटाना, जातिगत भेदभाव को मिटाना, धार्मिक भेदभाव को मिटाना, इस तरह के काम वो शुरुआती चरणों में किया करते थे। एक जितने भी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत लोग थे, उनको एक मंच देना ताकि वो अपनी बातों को कह सके, ये कांग्रेस का शुरुआती उद्देश्य हुआ करता था। 1885 से लेके 1905 तक का जो पीरियड है, उसको कांग्रेस का उदारवादी युग कहते हैं। इसको कांग्रेस का उदारवादी युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो कांग्रेस की नीतियां थी, वो उदारवाद और संयम के रूप में वो अपनी नीतियों को डिफाइन करते हैं। संयम क्या था? इसको फिरोज शाह मेहता कहते हैं कि संयम वह चीज़ है कि जैसे कि जो हमें नहीं मिलने वाला है उसकी आशा छोड़ दीजिए, जो हमारे नज़दीक है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्रमिक मेहनत करते रहिए, और संवैधानिक नीतियों को पालन करते हुए उसको आप पाने की कोशिश करिए। इसको उन्होंने
संयम का नाम दिया। यही उदारवाद और संयम कांग्रेस की राष्ट्र उस समय नीति थी। दूसरी बात कि जो उस समय की जो उदारवादी नेता था या एक तरह से उन्हीं का प्रभाव था जो कांग्रेस थी, वो प्रेयर और पिटीशन दो तरह का चीज था, प्रेयर और पिटीशन, प्रार्थना तथा याचना का प्रयोग करती थी। अगर उनको अपने कोई बात को रखना है अंग्रेजों के पास तो प्रार्थना और याचना का प्रयोग करती थी। वह जैसे कि हम लोग लेटर नहीं लिखते हैं, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, इस तरह की जो हीन से हीन शब्दों का प्रयोग करते थे उस समय की जो कांग्रेस थी। इसको देखते हुए एक बार लाला लाजपत राय ने इस वृत्ति को कह दिया राजनीतिक भिक्षावृत्ति कह कि कांग्रेस का तिरस्कार किया था। ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति कांग्रेस के उदारवादियों के लिए राजनीतिक भिक्षावृत्ति शब्द किसने प्रयोग किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। जो उदारवादियों का तरीका था उससे बहुत से लोग क्षुब्ध थे, क्योंकि उनका जो तरीका था एकदम वो हाथ जोड़ के अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होके वो खड़े रहते थे। उदारवादियों का बेसिकली मानना था कि अंग्रेज बहुत ही अच्छे हैं और वो हमारे मित्र की तरह है, बस ये जो ब्यूरोक्रेसी है वही हमारी समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचने नहीं देती। अगर उनको अंग्रेजों को हमारी समस्या के बारे में पता चल जाए तो वो हमारे कल्याण के लिए कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेज जो थे उनसे भी दो कदम आगे थे। वो एक पॉलिसी का यूज करते थे। बिपिन चंद्रा का जब आप बुक पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेज कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी का यूज करते थे। क्या थे? कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, गाजर और छड़ी की पॉलिसी। मतलब थोड़ा सा कुछ बात मान लिया, एक मिठाई खिला दिया, और वो जो फिर कांग्रेसी समझते कि भाई सरकार तो मान के बात, तो फिर दो चार मांग और वो देते थे, फिर दो थप्पड़ दिए कि चुपचाप रहो। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इसी को कहते हैं। जैसे दो चार काम को आपका कर दिए, फिर आपको लगा कि मेरे बात सब बात मान जाएंगे, लेकिन फिर उसका कान पकड़ के भाई चलो हो गया, जो करना था कर दिया। इसी को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अंग्रेजों की जो कुछ पॉलिसियां थी, पहले हम ये देखें कि कुछ कुछ उस समय कथन जो थे, वो जो बड़े बड़े उसमें के नेता थे उन्होंने कांग्रेस के बारे में कौन कौन से कथन कहे हैं, एक जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक कथन। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो डफरिन इतना कांग्रेस के जन्म के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जिसे लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, और वही डफरिन बाद में कांग्रेस इतना चिढ़ जाता है 1887 के बाद ही, तो वो कहता है कांग्रेस भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस सूक्ष्म, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने
मृत्यु की तरफ जा रही है और कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है और मैं इसकी मृत्यु में सहायक बनना चाहता हूँ, ये कर्जन ने कहा था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विपिन कुछ जो है भारत के जो राजनीतिक थे उनके बारे में जानिए, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा है। इसमें आता है विपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को कहा था याचना संस्था। कांग्रेस जो है कि याचना संस्था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के बारे में कहा, यह 3 दिन का तमाशा है। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्टर करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है अंग्रेजों से। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। और एक और बात जान लीजिए, यह बात उन्होंने कब कहा था, इस बार के परीक्षा में पूछा था बीपीएससी में किया कि ये कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय। लेकिन कब कहा था, 1916 के यंग इंडिया के एक लेख में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में लिखा था कि डफरिन के दिमाग की उपज है। एक बात आती है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व के आप देखते हैं कुकर में लगा होता है कि जब प्रेशर बन जाए तो उसको कम ब्लास्ट ना हो, उसके लिए सेफ्टी वाल्व लगा होता है। तो एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी आती है कि कांग्रेस जो था ब्रिटिश राज का सेफ्टी वाल्व है। इस पे बहुत विवाद है। यह बात भी लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने इसको कहा था। और इस बात को विलियम वेडरबर्न भी कहते हैं, जो कि एओ ह्यूम के ऑटो की बायोग्राफी लिखे थे। वो भी इस बात को मानते हैं, सेफ्टी वाल्व थ्योरी को सब्सक्राइब करते हैं। विपिन चंद्रा कहते हैं कि हाँ एक सेफ्टी वाल्व था, कांग्रेस जो था ब्रिटिश राज का सेफ्टी वाल्व था, लेकिन यह हमारे लिए अंत में लाभदायक ही साबित हुआ। अब हम बात करें कि इस कुछ जो कथन है इसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब हम लोग देखेंगे कि सरकार का रुख क्या था कांग्रेस के प्रति। जो अंतिम समय में जो कांग्रेस की जो प्रसिद्धि बढ़ते जा रही थी उसमें सरकार का रुख क्या था। एक और स्टेटमेंट था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये भी कभी कभार पूछ देता है। फिरोज शाह मेहता कहते थे कि कांग्रेस जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अब सरकार का रुख क्या था कांग्रेस के प्रति। सरकार का रुख, जो ब्रिटिश सरकार थी वो कांग्रेस का जो विकास हो रहा था, जिस तरह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, इससे बहुत ही आहत था, एक तरह से बहुत घबराया हुआ था। एक 1886 में क्या हुआ कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सबको अपने बुलाया डिनर पे, गार्डन डिनर पे बुलाया। लेकिन उन्होंने जितना भी इनविटेशन कार्ड था इस पे कांग्रेस का नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में आए हुए मेहमानों के लिए यह भोज है, ना कि कांग्रेस के सदस्यों के लिए भोज है। ये गार्डन डिनर 1886 में कांग्रेस के सदस्यों को लॉर्ड डफरिन ने दिया था। ये भी कभी कभार पूछा जाता है। 1887 में जब मद्रास में हो रहा था उनका अधिवेशन, तो जान लीजिए कि उन्होंने उसको मद्रास में जगह नहीं दिया उसमें कि गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के अधिवेशन। इस तरह से आप देखते हैं कि शुरुआत में जिस तरह से अंग्रेजी सरकार कांग्रेस की स्थापना के लिए तत्पर थी, बाद में कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी उससे वो लोग घबरा भी गए थे। और धीरे धीरे 1905-6 तक आते हुए तो कांग्रेस ने एक बहुत ही उग्रवादी, जिस तरह से उग्रपंथी लोगों का कांग्रेस में प्रवेश होता है, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले लेती है। नरमपंथियों या उदारवादियों का जो प्रभाव है कांग्रेस में 1905 तक था। आमतौर पे उनको बहुत ही एक तरह से निंदा किया जाता कि आप लोग बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाते थे, बहुत ही याचना वाले मूड में रहते थे। लेकिन उनकी कुछ उपलब्धियां भी थी, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। उनकी उपलब्धियां क्या थी कि 1892 का जो अधिनियम है
इनके कारण ही पारित हुआ, जिसमें कि भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हुआ 1892 के शासन अधिनियम से ही। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1896 में पीसीएल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुआ इन्हीं लोग के प्रभाव के कारण। और सबसे जो प्रमुख है वो है दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया और इसको कांग्रेसियों ने पूरे देश में प्रचारित किया। अब भारत की जनता को यह पता चल चुका था कि हमारी गरीबी का कारण ये अंग्रेज है, जब तक ये हैं ये हमारे देश में गरीबी रहेगी। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे ही सही 1905 तक आते आते उदारवादियों ने देश में एक माहौल बना दिया कि हमारी जितनी भी समस्या है उसका कारण ये अंग्रेज ही हैं और अपनी गरीबी को मिटाना है तो उन्हें इस देश से बाहर निकालना पड़ेगा। इन्हीं के कारण हमारा देश आज गुलाम बना हुआ है, गरीब बना हुआ है। तो ये था आज का उदारवादी युग कांग्रेस का जो 1885 से लेकर 1905 तक का था उसका। अगले क्लास में हम लोग आपको इससे आगे बढ़ेंगे और किस तरह 1906 में किस तरह दादा भाई नौरोजी आते हैं और वो कांग्रेस की टूट को रोकते हैं, 1907 में कैसे सूरत का फूट होता है, ये सब अगले क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।